स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। देखिए, हम लोग संक्षिप्त या जो इम्पोर्टेंट था उसे खत्म कर दिए हैं। साथ में यूपी का भी जो था इम्पोर्टेंट करंट उसको भी एंड कर दिया, ठीक है ना, समाप्त कर दिया। अब हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो डिटेल में न्यूज होता है उसको देखेंगे। देखो, इसको देखने का सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं। कहानी की तरह समझते जाओ, अगर किताब है तो मार्क करते जाओ, सुनते जाओ। जब लास्ट में वन लाइनर पढ़ाएंगे ना तो देखना सब कुछ आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को, जो बताएंगे इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। जो आपको 3-4 घंटा लगेगा पढ़ने में, मैं इसको संक्षिप्त या हो सकता है कि 2 क्लास में इसको संक्षिप्त या कर रहे हैं, राष्ट्रीय खत्म कर दूं, ठीक है ना, 2 क्लास में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रिपोर्ट देखा जाए, पहला रिपोर्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिपोर्ट आया है। बल्कि ये पहला नहीं है, 8वां रिपोर्ट है। सिर्फ कहानी की तरह समझना कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये परिणाम जारी किया गया। पहली बात, कितने शहरों का आकलन किया गया, तो 4,477 शहरों का आकलन किया गया इसमें, ठीक है। और ये कौन सा संस्करण है, 8वां संस्करण है। ध्यान रखना इस बात को भी कि ये विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण था। कौन, जो अभी जारी किया गया। कितने शहर शामिल हैं, 4,477, ठीक है ना। देखो, इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो रिपोर्ट में 7वीं बार इंदौर क्या है, सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया। 7वीं बार, ये भी बात ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ इंदौर के साथ साथ नंबर 1 पे कौन रहा, इंदौर के साथ साथ सूरत भी नंबर 1 पे था, ठीक है ना। तो 2 शहर इस बार क्या रहे, सबसे स्वच्छ शहर रहे। कौन कौन, इंदौर और सूरत, ठीक है ना। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की श्रेणी में देखा जाए तो इंदौर नंबर 1 पे सूरत, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे विशाखापट्टनम और 5वें नंबर में भोपाल। यहाँ पे देखने वाला ये है कि टॉप 10 में 2 एमपी के हैं सिटी। कौन कौन, इंदौर और भोपाल, ठीक है ना। सूरत भी नंबर 1 पे है, ये बात है। तीसरे नंबर पे ध्यान रखना, दूसरे नंबर पे नहीं है, यहाँ पे तीसरा रैंकिंग दिया गया है, नवी मुंबई को दिया गया है। तो ये 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले की बात हो रही है। अगर हम बात करें कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले श्रेणी में किसको दिया गया, तो आपको याद रखना होगा सासवड़ महाराष्ट्र को दिया गया। सासवड़ महाराष्ट्र को स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर ओवरऑल और बात करें स्टेट में, ठीक है ना, स्टेट में बात करें तो नंबर 1 कौन रहा स्वच्छ शहर स्वच्छता में, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा। हर बार एमपी रहता था, इस बार महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे कौन है, एमपी है, ठीक है ना। ये भी बात ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे है, बात यहाँ उठती है कि उत्तर प्रदेश कौन सा नंबर पे है, तो ये 9वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे, 9वें नंबर पे। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 नाम याद रखना, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें देखा जाए तो गंगानगर का भी रिपोर्ट जारी किया गया। गंगानगर की अगर देखें तो टॉप 5 में गंगानगर में 4 उत्तर प्रदेश के हैं। शीर्ष गंगानगर में शीर्ष पे कौन रहा, बनारस रहा उत्तर प्रदेश का, दूसरे नंबर पे प्रयागराज, तीसरे पे बिजनौर और 5वें नंबर पे कन्नौज रहा। बीच में चौथे नंबर का सिर्फ हरिद्वार एक स्थान प्राप्त किया। वैसे ही स्वच्छ छावनी के रूप में देखें तो जो एमपी का महू छावनी है उसको घोषित किया गया स्वच्छ छावनी के रूप में, ठीक है। और जैसे कि इसमें बोला जाए ना कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है, सबसे नंबर 1 पे कौन है उत्तर प्रदेश का, तो नोएडा है। ध्यान रखना, वो टॉप 20 में 14वें स्थान में आता है। 14वें स्थान पे, टॉप 10 में इनका स्थान नहीं है। 14वें स्थान पे कौन आता है, नोएडा आता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी देखोगे तो गाजियाबाद का कौन सा है, 38वां नंबर है। अलीगढ़ का 40वां नंबर है, बनारस का 41वां, लखनऊ का 44वां, फिरोजाबाद के 52 नंबर और प्रयागराज का 71 नंबर। अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो मिलाने के लिए रैंकिंग के साथ दे देगा। सबसे सफाई मित्र सुरक्षित शहर किसको घोषित किया गया, चंडीगढ़ को। किसको घोषित किया गया, चंडीगढ़ को, ठीक है ना।
तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक और चीज जान लो कि कचरा मुक्त शहरों की जो स्टार रेटिंग दिया जाता है, उस स्टार रेटिंग में नोएडा को 5 स्टार प्राप्त हुआ है, मतलब 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया। किसको? नोएडा को। और इसका रैंक कितना है? 14वां है, ठीक है ना। अच्छा, इसी पे एक एंथेम गीत भी लॉन्च किया गया। उसमें गीत का शीर्षक है नया संकल्प है नया प्रकल्प है। किसने गाया? गायक कैलाश खेर ने गाया है, ठीक है ना। पीएम जनमन क्या है? देखो, पीएम जनमन में की बात करें तो इससे पहले ही जनजातियों से रिलेटेड है, ट्राइब से रिलेटेड है। ट्राइब से रिलेटेड है तो जनजातियों में देखा जाए तो इनकी आबादी कितनी है? 10.45 करोड़ आबादी है पूरे भारत में, ठीक है ना। अगर परसेंटेज के रूप में अगर देखोगे तो 8.6% है कुल जनसंख्या का। कौन? ट्राइब। उसमें भी ट्राइब में भी एक होते हैं पीबीटीजी ग्रुप, पीबीटीजी ग्रुप। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी चाहिए। क्या? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोला जाता है। ये टोटल भारत में ये टोटल कितने ट्राइब हैं? पीबीटीजी कितने हैं? 75। वेरी इंपॉर्टेंट, 75। और ये 75 ट्राइब 18 राज्य और एक अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अर्थात एक तरह से 19 बोल दिया जाए, 18 + 1 तो 18 राज्य और एक अंडमान निकोबार में 75 पीबीटीजी ग्रुप पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, आप लोग को याद होगा कि 2023-24 में क्या हुआ? 2023-24 में जो भाषण दिया गया था अपने फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण के द्वारा दिया गया था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की थी, ठीक है ना, घोषणा की थी इसमें। और पीबीटीजी की हालत बहुत खराब होती है। पीबीटीजी के में अभी तो बता नहीं रहे, जीएस में बताएं। पीबीटीजी की आवास भी बहुत, मतलब बहुत कम है कि आवास में रहते हैं, सुरक्षित आवास हो। उनको जितना मौलिक मूल संसाधन होना चाहिए, मिलना चाहिए एक मानव के रूप में, वो नहीं मिलता है। तो उसी को सुधार करने के लिए इसको लाया गया है, ठीक है ना। अब देखो, बेसिकली ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 नवंबर को आप जानते हो कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस दिन बिरसा मुंडा का ये उपलक्ष्य में इसको मनाने की घोषणा किया है, ठीक है ना। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के उस दिन झारखंड के खूंटी जिले से, ये भी याद रखना, झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान या पीएम जनमन बोलते हैं, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये शुरुआत किया। और किसके लिए किया? जो पीबीटी है उसी के, पीबीटीजी ग्रुप है उनके विकास के लिए किया, ठीक है ना। तो सिर्फ इतनी सी बात थी और जानना था पीबीटीजी, क्योंकि अगल बगल जानना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो नेक्स्ट न्यूज में ये रहा कि अच्छा, एक चीज और जान लेना कि ये 100% जो जनजातीय होंगे, पीबीटीजी बहुल जनजातीय वस्तुओं में योजनाओं का 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी जान लो, बस इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बता दिया। नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है? जो 77वां स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री ने इस योजना के बारे में बात किया था, घोषणा किया था लाल किले से, ठीक है ना। तो ये नमो ड्रोन दीदी में क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि देखो, जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, सिर्फ कहानी समझो कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, इनको सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए ड्रोन दिया जाएगा। और जो ड्रोन दिया जाएगा, वो ड्रोन ये महिलाएं क्या करेंगे? किसानों को उपलब्ध कराएंगे और ड्रोन के माध्यम से जो कीटनाशक छिड़काव होता है या कोई भी चीज देख रेख होता है, कृषि से जुड़े चीजें, वो करेंगे, ठीक है ना। तो नमो ड्रोन दीदी योजना वही है। चलो, नमो ड्रोन दीदी के बारे में देखिए तो भारत फर्टिलाइजर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है, ठीक है। उत्पादक भी है और इंपोर्टर भी है। कौन? भारत फर्टिलाइजर में, ठीक है ना। अगर इसमें देखें तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया, ठीक है ना, शुभारंभ किया। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें कितने 15,000 चयनित महिलाएं होंगी। महिलाओं को जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है उनको ड्रोन प्रदान किया जाएगा।
और ड्रोन प्रदान क्यों किया जाएगा? तो ये ड्रोन किसानों को कृषि उद्देश्य हेतु किराए पे दिया जा सके। तो महिलाएं क्या करेंगे, ड्रोन को किराए पे देंगे। अच्छा, उसमें मान लो जितने भी लागत आती है, ऐसा माना जाता है कि 10 लाख रुपए का एक ड्रोन का होगा, या स्वयं सहायता में जो ड्रोन की 80% लागत है वो कौन वहन करेगा? केंद्रीय सरकार करेगी। और बाकी मतलब केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से 8 लाख, अगर 10 लाख खर्चा होता है तो 8 लाख प्राप्त होगा। ठीक है ना? और हमने ये बता दिया कि 15 अगस्त 2023 में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। तो ड्रोन दीदी क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को क्या किया जाएगा, ड्रोन दिया जाएगा। वो ड्रोन किसान क्या करेंगे, किराए पे लेंगे, तो उनको आमदनी होगी, तो मेनली महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी होगा और कृषि के लिए भी काम होगा। अच्छा, अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। विधानसभा चुनाव हो चुका है, बात क्या हो रही है, वो 5 राज्य क्या है सीधे सीधे आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में। पहला राज्य है छत्तीसगढ़, दूसरा एमपी, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। इन 5 राज्यों में चुनाव हुआ और उन चुनाव का परिणाम क्या हुआ उसके बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट। पहला आते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। देखो, छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसमें कुल विधानसभा की सीट कितनी है? 90 है। कितनी है? 90। उसमें एससी के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं और 29 सीटें किसके लिए आरक्षित है? एसटी के लिए। ये एससी के लिए है, अनुसूचित जनजाति के जाति के लिए, और जनजाति के लिए 29 है। ठीक है ना? तो 90 सीट है टोटल किसमें? छत्तीसगढ़ विधानसभा में। अच्छा, इसका जो चुनाव हुआ उस चुनाव का परिणाम कब जारी किया गया? परिणाम जारी किया गया 3 दिसंबर को। कब जारी किया गया? 3 दिसंबर को परिणाम जारी किया गया, 3 दिसंबर को। ठीक है ना? एक और इंपॉर्टेंट जान लो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा जो चुनाव हुआ उसमें चुनई चिरई को शुभंकर घोषित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, चुनई चिरई को शुभंकर घोषित किया गया था छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में। ठीक है ना? ये छठा परिणाम जारी किया गया। उसमें टोटल छत्तीसगढ़ के में देखा जाए जो सीट है 90, उस 90 में से 19 महिलाएं क्या की निर्वाचित की गई। कितनी महिलाएं? 19 महिलाएं निर्वाचित की गई। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे सीएम कौन बनाए गए? सीएम बनाए गए हमारे विष्णुदेव साय। कौन बनाए गए? सीएम विष्णुदेव साय बनाए गए छत्तीसगढ़ के सीएम। ये चौथे मुख्यमंत्री के रूप में, व्यक्तिगत के रूप में काम करेंगे, अदरवाइज ये छठवें होंगे। पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे कौन? विष्णुदेव साय। ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के। दूसरी बात, अरुण साव और विजय शर्मा ये दोनों डिप्टी सीएम के रूप में चयनित किए गए हैं। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के विधानसभा के स्पीकर कौन चुने गए हैं? जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उनको चुना गया। ध्यान रखना, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं रमन सिंह, उनको चुना गया। ठीक है ना? तो ओवरऑल सीट में भी कभी देखा जाए तो मिलाने के लिए दे सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सीट कितना? 54 रहा और आईएनसी के कितना रहा? 35 रहा। ठीक है ना? 35 रहा। एक मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें कितनी है साहब? 230 है। कितनी? 230। इसमें एससी के लिए कितनी है? 35 और एसटी के लिए कितनी है? 47 है। ठीक, क्लियर? और ऐसे भी एमपी जानते हो कि सबसे ज्यादा ट्राइब वहां जनसंख्या वही एमपी में रहती है। यहाँ पे जो चुनाव रिजल्ट घोषित किया गया तो 27 महिलाएं, 230 में से 27 महिलाएं विधायक बनी या विधायक निर्वाचित की गई। इसमें सीएम कौन एमपी के बनाए गए? मोहन यादव बनाए गए। कौन बनाए गए? मोहन यादव बनाए गए। और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ये डिप्टी सीएम के रूप में चुने गए। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना नरेंद्र सिंह तोमर को। ठीक है ना? तो ये हो गया। भारतीय जनता पार्टी की अगर देखें तो यहाँ पे 163 सीट लेती है और आईएनसी 66। नेक्स्ट है मिजोरम। अच्छा, मिजोरम में कितने विधानसभा टोटल है सीट? तो 40 है। अब याद आपको पूछ लेते हैं यहाँ पे कि विधानसभा की मैक्सिमम सीट 500 है। 500 सीट मैक्सिमम डिसाइड किया गया। विधानसभा में मैक्सिमम सीट कितना हो सकते हैं? 500। लेकिन मिनिमम सीट कितना होगा ये आपको करेक्ट करके बताना होगा। वैसे ही राज्य विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? जो विधानसभा का सीट है 1/3 हो सकता है।
लेकिन मिनिमम कितना है ये भी आपको मिनिमम, दोनों मिनिमम बताना है। अगर जानते हो जीएस में तो बताओ कमेंट करके। अच्छा, 39 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पे था, 40 में से 39 किसके लिए, एसटी के लिए था, ये बात भी जानो। जो चुनाव हुआ, तो चुनाव जानते हो कि चुनाव सब एक ही 3 दिसंबर को ही घोषित किया गया था, चुनाव का परिणाम हर एक राज्य का, ठीक है। तो इसमें मिजोरम में जो मिजोरम का चुनाव का रिपोर्ट जो घोषित किया गया, वो 9वीं मिजोरम विधानसभा का 4 दिसंबर को घोषित किया गया। इसमें 27 सीटें जीतकर जोरम पीपुल्स मूवमेंट बहुमत प्राप्त किया। तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट का नाम भी याद रखना। नेक्स्ट है कि ये पहली बार 2023 के चुनाव में इस दल ने पहली बार एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में भाग लिया। कौन, जेपीएम, ठीक। अच्छा, ये मिजोरम के चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या बताया कि ये बताया, देखो कुछ इंपॉर्टेंट देखें तो छत्तीसगढ़ में कितने 19 महिलाओं को किया गया, एमपी में कितने 27 महिलाओं को निर्वाचित किया गया, और वैसे ही मिजोरम की बात करें तो कितने 3 महिलाओं को, ठीक है ना, 3 महिलाएं निर्वाचित हुई। देखो 1972 के बाद ये पहला अवसर है एक से अधिक महिलाएं क्या विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई हैं मिजोरम में, पहली बार ऐसा। यहाँ का सीएम कौन बना, लाल दुहोमा यहाँ के सीएम बने, ठीक है ना, मिजोरम के। और यहाँ पे लाल रिनपुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी, और राज्य के इतिहास में मंत्री पद ग्रहण करने वाली ये तीसरी महिला है, ध्यान रखना। पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी और राज्य के इतिहास में मंत्री का पद ग्रहण करने वाले तीसरी महिला है, ध्यान रखना, मंत्री का पद ग्रहण करने के लिए। दोनों में अंतर है, सोचना इसको रोक कर, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो राजस्थान के चुनाव की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा की सीट कितनी है, टोटल 200 है। कितनी है, 200 टोटल सीट है। इसमें 34 सीट किसके लिए है, एससी के लिए, और 25 सीट किसके लिए है, एसटी के लिए, ठीक है ना, ट्राइब्स के लिए। देखो ये 16वीं राजस्थान विधानसभा का परिणाम जारी किया गया कब, 3 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया। देखो कुल 200 सीटों में से सिर्फ 199 विधानसभा के सीट के लिए चुनाव आयोजित किया गया, एक नहीं किया गया। वो कौन, श्रीगंगानगर जिले में जो करणपुर विधानसभा है वहां पे नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वहां के गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो जाने की वजह से वहां पे चुनाव क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, मतलब रद्द क्या, स्थगित कर दिया गया, चुनाव नहीं कराया गया। कहाँ पे, करणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में। तो ये भी ध्यान रखना। लेकिन विधानसभा सीट कितनी है राजस्थान में, 200 है, ठीक है ना। कुल यहाँ पे कितनी महिलाएं राजस्थान में निर्वाचित की गई, 20 महिलाएं। और भजन लाल शर्मा यहाँ क्या बने, सीएम बने। भजन लाल शर्मा क्या बने, सीएम बने, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा डिप्टी सीएम के रूप में पद ग्रहण किया। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने, वासुदेव देवनानी। कौन बने, वासुदेव देवनानी। तो ओवरऑल अगर एक लुक देखे तो भारतीय जनता पार्टी की सीट कितना सीट लिया, 115, ठीक है, 200 में। और आईएनसी ने कितना लिया, 70, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा तेलंगाना का है, ठीक है ना। तो तेलंगाना में कितनी सीट है ओवरऑल देखा जाए, लोकसभा कर रहे हैं, विधानसभा, ठीक है ना। विधानसभा में टोटल कितनी सीट है तेलंगाना में, 119 सीटें हैं, ठीक है। 19 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए अर्थात एससी के लिए, और एसटी के लिए 12 सीटें हैं, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो तेलंगाना में सीएम कौन बना, तो सीएम हमारे बने अनमुला रेवंत रेड्डी बने, ठीक है ना। अनमुला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं, सीएम, ठीक है ना। ये मल्लू भट्टी विक्रमांक तेलंगाना के क्या बने, मल्लू भट्टी विक्रमार्क तेलंगाना के डिप्टी सीएम बने, मल्लू भट्टी विक्रमार्क। तो ये हमारा 5 स्टेट का जो
चुनाव हुआ था उसका रिपोर्ट आपको बताया, ध्यान में रखने वाली बात थी। अच्छा, अनुच्छेद 370 पे सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय आया, जो रद्द किया गया था, इसको हटा लिया गया था, रिवोक कर दिया गया था। तो उसको सुप्रीम कोर्ट के जो 5 बेंच बैठी थी, ठीक है ना, संवैधानिक बेंच बोला जाता है, कम से कम संवैधानिक बेंच में कितने होने चाहिए, न्यायाधीश 5 होने चाहिए। तो कितने पीठ बन सकती है, 5, कम से कम 5 न्यायाधीशों का तो बनी। उसमें से 50 से इस को सही माना गया, वैध ठहराया गया, जो रिवोक किया गया था 370 आर्टिकल, ठीक है ना। तो 370 आर्टिकल में क्या है, 370 आर्टिकल भारत की जो संसद है उनको लिमिट करती है कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सीमित कानून बना सकती है। कौन, 370 के तहत। ये एक अस्थायी प्रावधान था, 1949 में इसे जोड़ा गया था, 1949 में जोड़ा गया था। देखो आर्टिकल 35 ये जो बोला जाता है, तो यहाँ के सिटीजन के बारे में प्रावधान, सिटीजन के बारे में बताया गया था, प्रावधान दिया गया था। और आर्टिकल 370 किसे, तो जो हमारा भारतीय संविधान संसद है, ठीक है ना, उसको लिमिट करता है कि ज्यादा कानून जम्मू कश्मीर में नहीं बना सकता। इस संदर्भ में लेते हुए अगस्त 2019 में भारतीय संसद द्वारा आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को क्या कर दिया गया था, रिवोक कर दिया गया था, समाप्ति कर दी गई थी। और 31 अक्टूबर को, ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 पृथक केंद्र शासित के रूप में पुनर्गठित किया गया था। तो पूछा जाता है कि किस डेट को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पुनर्गठित किया गया था, तो 31 अक्टूबर को किया गया था, ठीक है ना। तो हमने बताया कि 5-0 से सर्वमत फैसले से क्या कर दिया गया, 370 और आर्टिकल 35 को निरस्त करने का निर्णय को क्या कर दिया गया, वैध ठहराया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, DY चंद्रचूड़ थे, जो सुनवाई हुई। साथ में इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 370 है वो एक अस्थायी उपबंध था, केवल ये अनुच्छेद एक संक्रमणकालीन ट्रांजिशनल उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया था, यह संविधान में शामिल किया गया था, इसलिए हटा लिया गया। तो मतलब उसको वैध कर दिया गया। तो ये बात इंपॉर्टेंट था, जो थोड़ा बहुत जानना था। अच्छा, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन पर सिमन किया गया, तो उसके बाद फिर से रिजल्ट आया। तो जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक जो 2023 है, ये देखने लायक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023। इसमें देखो टोटल अगर देखा जाए तो 5 को मनोनीत किया जा सकता है। किसको मनोनीत किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो वह हमारे वहां के जो उपराज्यपाल होंगे उनके द्वारा 5 मनोनीत किया जा सकता है। और यहाँ पे जो सीट थी जम्मू कश्मीर में, वहां की विधानसभा के सीट 107 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 114 कर दिया। और SC के लिए यहाँ पे 7 सीट आरक्षित किया गया, और जबकि ST के लिए, जनजातियों के लिए कितने, 9 सीट। तो 5-7-9 याद रखना, 5-7-9 ये नॉमिनेटेड किया जाएगा SC के लिए, क्या ये SC के लिए है और AST के लिए। और 107 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 114 कर दिया गया। अच्छा, दूसरा भी अमेंडमेंट आया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 भी है। याद होगा कि अपना एक 106वां अधिनियम आया, उस 6वां अधिनियम क्या बोलता था, वो 106वां अधिनियम सिर्फ बोलता था कि लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली के राज्यों के में महिलाओं के लिए सीट कितना आरक्षण करेंगे, 1/3 आरक्षित करने के लिए विधेयक आया था, ठीक है, 106वां। उसी को लागू करने के लिए ये द्वितीय संशोधन था, सिंपल सी बात है। तो देखो, जहां तक संभव हो जम्मू कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। ध्यान रखना, 106वें में शामिल नहीं है ये जम्मू कश्मीर, ये अमेंडमेंट, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अमेंडमेंट के द्वारा इसको शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को। और इस आरक्षण विधानसभा में जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उनमें आरक्षण सीटों पे भी लागू होगा। कहने का मतलब जरा सा समझ लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 100 सीट है, ऐसा है नहीं कि 100 सीट है, बट मान लेते हैं कि 100 सीट है, तो इस अनुसूचित जाति SC और ST के लिए 100 सीट आरक्षित किया गया है। उसमें SC और ST के
33% महिलाएं होंगी इन 100 सीट में, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो ये बात होगा। और ये भी बोला गया कि ये विधेयक जो होगा तो वो जनगणना के बाद ही प्रभावी होगा, जैसा कि 166वां जब बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत, ये अमृतकाल की संख्या कब से दी गई है, तो 75वीं वर्षगांठ से लेके 100वीं वर्षगांठ के बीच में जो काल होगा 25 साल का, उसको अमृतकाल के लिए संज्ञा दिया गया। और 100 वर्ष का पूरा हो जाएगा 2047 को पूरा हो जाएगा। इसी में एक 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन, राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन, इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन नई दिल्ली में मोदी जी ने क्या किया, कर्तव्य पथ पे मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया। मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया। बेसिकली है क्या, मेरा युवा, ध्यान रखना इस बात को बड़े ध्यान से समझना कि मेरा युवा भारत, ये युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त निकाय है। और जो भी कंसर्न होगा, जो भी युवाओं से रिलेटेड कोई भी चीज होगा, वो फिजिकल रूप से या डिजिटल रूप से जो भी समस्याएं होंगी या जागरूकता लाना होगा, सब ये इस निकाय द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा। कहने का बात समझ रहे हो कि जो मेरा युवा भारत है, जो भी देश के युवा है, उनको एक ही स्थान पे संपूर्ण जन सरकारी मंच के रूप में सेवा मिल जाएगा। और उसी के संदर्भ में मेरा युवा भारत मंच स्थापित किया गया कि सभी युवाओं को क्या एक ही स्थान पे संपूर्ण सरकारी मंच मिल जाए, इसलिए जारी किया गया। और ये ऑटोनोमस बॉडी है, ध्यान रखना किस मंत्रालय में, तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत ये बनाया गया है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो मेरा युवा भारत एक फिजिटल मतलब फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह से पहुंच का मंच है मेरा युवा भारत। क्लियर, इतनी बात ध्यान रखना। आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव का समापन हो गया। देखो, इस आजादी के अमृत महोत्सव में कुछ 3 डेट बड़ा इंपॉर्टेंट आए डेज मनाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव में। एक तो आया 15 नवंबर को, जो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक 26 दिसंबर को मनाया जाता है, वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक 14 अगस्त को विभाजन विवेचका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 3 नए दिवस घोषित किए गए थे आजादी के अमृत महोत्सव। अच्छा, अगर हम आजादी के अमृत महोत्सव में देखें तो 31 अक्टूबर 2023 को ही ये नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। ठीक है, मतलब कि मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा आया और इसके तहत ये समापन हो गया। कौन? अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव समापन हो गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अच्छा, मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा है क्या कि देश के विभिन्न पार्ट से मिट्टी लाया गया, एक जगह रखा गया, स्मारक बनाया गया, वही है। और नई दिल्ली में ऐसा हुआ। इसी समापन में एक स्मारक भी बनाया गया। ठीक ना। तो पहली बात आती है कि ये आजादी के अमृत महोत्सव की कब स्टार्ट हुई थी, तो 12 मार्च 2021 को स्टार्ट हुई और एंड डे 31 अक्टूबर 2023 को हुआ। क्लियर? यहाँ पे अगर देखा जाए तो अमृत महोत्सव के दौरान, आजादी के अमृत महोत्सव जो हुआ, उसमें सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का अवार्ड भी दिया गया। प्रदर्शन करने वाले राज्य भी घोषित किए गए। तो आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य में कौन सबसे नंबर 1 पे रहा? जम्मू कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे हरियाणा और राजस्थान रहा। ठीक ना। वैसे ही मंत्री जो थे मंत्रालय में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए घोषित किए गए। तो कौन मंत्रालय नंबर 1 पे रहा? केंद्रीय विदेश मंत्रालय रहा, दूसरे नंबर पे रक्षा मंत्रालय और तीसरे पे रेल मंत्रालय रहा। जैसा कि मैंने बताया कि कर्तव्य पथ पे अमृत महोत्सव स्मारक भी बनाया गया और उसका शिलान्यास कौन रखा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा। मेरी माटी और मेरा देश के बारे में जान लें
कि ये भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, मेरी माटी मेरा देश, ठीक है ना। और इस अभियान के दौरान 9 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में जो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये अभियान आयोजन किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान इसके द्वारा आयोजित किया गया। तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय साथ में कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। और इस अभियान में उन वीरों को श्रद्धांजलि दी गई जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए थे। और टैगलाइन क्या दिया गया, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, ठीक है ना। तो मेरी माटी मेरा देश के अभियान के बारे में भी बता दिया। देखो नमो भारत ट्रेन, तो भारत की पहली रैपिड रेल सेवा स्टार्ट किया गया जिसको रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के रूप से जाना जाता है। और इसमें जो ट्रेन चलाए जाएंगे उनको नमो भारत के रूप में जाना जाएगा, नमो भारत में, ठीक है ना। अब नमो भारत के बारे में देखें तो जो दिल्ली से लगे हुए हैं, दिल्ली के अगल बगल जो एनसीआर है, उस एनसीआर में ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बनाया जाएगा, ठीक है। 8 कॉरिडोर इसमें बोला गया है कि 8 कॉरिडोर को बताएंगे अभी 8 कॉरिडोर इसमें डिसाइड किया गया। आरआरटीएस बोलेंगे तो मतलब क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की बात कर रहे हैं। इसमें मेट्रो रेल से 3 गुना क्या होगी, स्पीड भी होगी, ठीक है। 3 गुना स्पीड से वो मेट्रो रेल से सफर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्टॉपेज भी कम होगा। EETC बहुत सारे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। 3 गुना हर एक चीज में 3 गुना करने की बात इसमें है, मतलब स्पीड के बारे में भी। ये उद्घाटन भी किया गया 8 गलियारे के रूप में, 8 गलियारों में ये चलाए जाएंगे, ठीक है ना। एक्सटेंडेड है रीजनल ये RRTS, 8 गलियारे भी चलाए जाएंगे। 8 गलियारे कौन से हैं ये पूछे नहीं जाएंगे, ठीक, बट एक बार आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिए। ये RRTS की बात करें तो इसका उद्घाटन अपने प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पे किया। तो दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ RRTC गलियारा जो है उसका उद्घाटन किया गया पहली बार किया गया। और इस रैपिड रेल सेवा में कौन सी जो नमो भारत रेल ट्रेन है उसको भी चलाया गया, नमो भारत ट्रेन। तो RRTS में जो भी ट्रेन चलेंगे वो किस नाम से जाने जाएंगे, नमो भारत ट्रेन के नाम से जाएंगे, ठीक है ना। कितना दिल्ली गाजियाबाद मेरठ 8 गलियारे में से एक गलियारा है, उसकी पूरी लंबाई कितनी है, 82.15 किलोमीटर है, ठीक है ना। चलो अच्छा, भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिजाइन गति कितनी होगी, 180 किलोमीटर। ये बताया जा रहा है कि हाँ स्पीड अच्छी होगी, यहाँ से क्वेश्चन बनने की कम चांसेस है। गांगे डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीवन घोषित किया गया। तो देखो गांगे डॉल्फिन इसको बोलते हैं, जूलॉजिकल नाम है, क्या नाम है, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका का नाम है। देखो डॉल्फिन की 4 प्रजातियां पाई जाती है, तो एक तो गांगे डॉल्फिन हो गया पहली प्रजाति, दूसरी यांगसे नदी जो चीन है उसमें पाई जाती है, उसको बैजी बोला जा सकता है, बैजी डॉल्फिन बोला जाता है। और जो सिंधु नदी में पाई जाती है उनको वुलन डॉल्फिन बोला जाता है, वुलन डॉल्फिन। और अमेजन नदी में जो पाई जाती है उसको बोटो डॉल्फिन बोला जाता है। तो ये 4 डॉल्फिन है, अगर मिलाने के लिए आ जाए तो ध्यान रखना चारों डॉल्फिन के बारे में। जो चीन की नदी में डॉल्फिन पाई जाती है वो 2006 से उनको विलुप्त घोषित कर। अच्छा, विलुप्त कब माना जाता है, जब तक कोई 50 वर्ष तक देखा नहीं जाता है वो प्रजाति, तो उसको क्या मान लिया जाता है, विलुप्त मान लिया जाता है। अच्छा, गंगा नदी डॉल्फिन को क्या बोला जाता है, टाइगर ऑफ द गंगा बोला जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन को ही टाइगर ऑफ गंगा बोला जाता है। नेक्स्ट देखें तो ये जो भी डॉल्फिन होती है अंधे होते हैं और ये किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु की पता अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के माध्यम से करती है। तो उत्तर प्रदेश, अच्छा जो डॉल्फिन है वो फिश नहीं है, मैमेलिया है, मैमेलिया स्तनधारी प्राणी है ना। लगता है ना कि ये डॉल्फिन फिश होगी,
ध्यान रखना इस बात को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जलीय जीव के रूप में मान्यता दे दिया गया है किसको? गांगेय डॉल्फिन को। भारत सरकार ने यहाँ पे गलत लिखा है, 2009 में गंगा डॉल्फिन को नेशनल एक्वाटिक एनिमल के रूप में घोषित किया। कब? 2009 में घोषित किया था, ठीक है ना। और वैसे ही असम सरकार ने भी स्टेट एक्वाटिक एनिमल घोषित किया था 2008 में। 2019 में पंजाब ने सिंधु नदी डॉल्फिन को, ध्यान रखना सिंधु नदी डॉल्फिन को, ठीक है ना। गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार ने किया था, सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब ने 2019 में राज्य का जलीय पशु घोषित किया था। जबकि पहले जलीय पशु कौन है? उत्तर प्रदेश का अभी घोषित किया गया गंगेय डॉल्फिन। लेकिन राज्य मछली कौन सी है? चितला, ध्यान रखना चितला है, चितला, ठीक है ना। ये जो डॉल्फिन है आईयूसीएन के रेड लिस्ट में शामिल है। मतलब किस स्टेज में? इंडेंजर्ड के रूप में या संकटग्रस्त प्राणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और वन जीव अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के में सूचीबद्ध है। साथ ही साथ जो साइट है उस साइट के जो अपेंडिक्स या परिशिष्ट 1 में उसमें भी सूचीबद्ध है। साइट किसके लिए है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इस साइट की बात हो रही है। साइट की डिटेल में पहले भी बता रखे हैं। अच्छा, साइट की बताएं तो ये जो भी व्यापार ट्रेड होता है उसको गवर्न करती है कि अगर मान लो इंडेंजर्ड किसी को घोषित कर दिया गया तो उसका ट्रेड करना तो हार्मफुल होगा, ठीक है ना। तो वही चीज साइट देखती है ट्रेड वगैरह का। घोल मछली गुजरात की राज मछली बन गई है। तो विश्व वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसका नाम क्या है? घोल मछली का जूलॉजिकल नाम देखा जाए तो प्रोटोनिविया डाइकेंथस है। क्या है? प्रोटोनिविया डाइकेंथस है, ठीक ना। इसको गोल्ड फिश के रूप में भी जाना जाता है। ये आर्थिक विशिष्टता के कारण राज मछली का दर्जा दिया गया। ये आर्थिक मूल्य और विशिष्टता के कारण, मतलब 1 फीट या 5 फीट का याद नहीं आ रहा है, 1 फीट के करीब मछली का दाम कितना? 5 लाख रुपया है, समझ लो, ठीक है। अच्छा, पूछा जाए कि डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे खोला गया, तो ये बिहार विक्रमशिला में है डॉल्फिन अभ्यारण्य। ये भी बात ध्यान रखना। कहाँ पे है? विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य विक्रमशिला में नहीं है बल्कि भागलपुर में है। ये भी चीज ध्यान लेना। कहाँ पे है? भागलपुर में, ठीक है। 5 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। क्या? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। अच्छा, मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। तो पूछा जाए कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा कब हुई थी, तो 15 अगस्त 2020 को हुआ था, ठीक है। आयुर्वेदिक ज्ञान निपुण पहल क्या है? ये सिंपल सा पहल है। देखो, आयुर्वेदिक ज्ञान निपुण पहल, जो हमारा आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना, उनको नवाचारी तरीके से अपने पेशेंट को देखना और उसको बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेदिक ज्ञान निपुण पहल है। तो आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए किया गया है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना। तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस है नई दिल्ली में, उसने ये पहल लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ये भी ध्यान रखना है। तो ये लॉन्च किया है और किसके लिए? जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनके लिए, उसमें नवाचार बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। आप देखो, भारतीय भेषज संहिता आयोग को पीडीजी का सदस्य बना दिया। अब जरा सा बात करते हैं। ये सिंपल सा है, लेकिन अगर समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाती है। अब देखो, भारतीय भेषज संहिता आयोग है क्या? एक इंडियन फार्माकोपिया बोलते हैं, फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। ये एक किताब है। ये किताब है जो किसके द्वारा छापा जाता है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा छापा जाता है। और ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। कौन? आयोग। कौन? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन कहाँ पे आता है? हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और ये किताब छापता है कौन? इंडियन फार्माकोपिया। और इस किताब में जितनी दवाएं बनाई जाती हैं भारत में या बेची जाती हैं, उन सब का लिस्ट होता है किसमें? इंडियन फार्माकोपिया में। तो फिर से बता रहे हैं कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन क्या है? ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। एक किताब पब्लिश करती है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। और भारतीय भेषज संहिता के रूप में जिसको जाना जाता है, जिसमें भारत में जितनी दवाएं बेची जाती हैं
या निर्मित किया जाती हैं उसकी स्टैंडर्ड आधिकारिक पुस्तक के रूप में जाना जाता है, आधिकारिक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। तो वही बोला गया है कि भारतीय भेषज संहिता आयोग जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है वो पीडीजी ग्रुप का सदस्य बन गया है, अस्थायी सदस्य बन गया है। तो पीडीजी ग्रुप के बारे में जान लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखो पीडीजी ग्रुप ये फार्माकोपियल वार्ता समूह है, पीडीजी को बोलते हैं फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। ये डिस्कशन ग्रुप है और इसका वार्षिक बैठक हैदराबाद में हुआ। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर पीडीजी का क्या हुआ, प्रथम बैठक की गई, वो भी हैदराबाद में। और इस पीडीजी ग्रुप में कौन शामिल कर दिया गया, तो हमारे फार्माकोपिया कमीशन है वो शामिल कर दिया गया, शामिल कर लिया गया, ठीक है ना। तो भारतीय भेषज संहिता आयोग वो पीडीजी के क्या बन गया, अस्थायी सदस्य बन गया। बस इतनी सी बात थी, ठीक है ना, न्यूज में। अच्छा, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ये अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट आया 2023 में पारित किया गया, उसमें ये इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, मतलब स्थापना करने की बात हो। कहाँ पे स्थापना होगा, तेलंगाना में होगा। कहाँ पे, तेलंगाना में होगा। अच्छा, समक्का सरक्का क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये जान लो कि हमारे भारत में सबसे बड़ा अगर कोई मेला लगता है तो वो मेला लगता है कुंभ का मेला। और कुंभ के मेला के बाद दूसरा अगर कोई सबसे बड़ा मेला लगता है दूसरा, तो वो है समक्का सरक्का का जठरा मेला। समक्का सरक्का कहाँ पे, तेलंगाना में। ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला के रूप में जाना भी जाता है समक्का सरक्का। और कौन सी, तो तेलंगाना की जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ट्राइब है सेकेंड, कोया जनजाति, उसके द्वारा हर 2 साल पे ये मेला लगाया जाता है। और कहाँ पे, मुलुगु जिले पे, मुलुगु जिला। बेसिकली क्या था, देखो समक्का सरक्का, समक्का और सरक्का, ये समक्का मदर थी और उनकी बेटी थी सरक्का, इनके सम्मान में आयोजित किया जाता है। ये ट्राइबल की देवी मानी जाती है। हुआ ये था कि जो काकतीय शासक थे ना, 12वीं शताब्दी में काकतीय शासक, उनको द्वारा पहले तो ड्रॉट पड़ा, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ा। सूखा पड़ने के बाद जनजातियों ने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिए, जनजातियों पे टैक्स लगा दिए। तो इसी में इन लोग ने विद्रोह किया था। उसी के बाद समक्का और सरक्का के जो देवी है उनका उत्सव मनाया जाने लगा तेलंगाना में मनाया जाने लगा। तो बस इतनी सी बात थी। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का किया जा रहा है, कहाँ पे, तेलंगाना के मुलुगु जिले में। कौन से, यूनिवर्सिटी एक्ट 2023 के तहत ये निकाला है, ट्रेवल फॉर लाइफ, ट्रेवल फॉर लाइफ। देखो लाइफ योजना आया था, आपको याद होगा लाइफ योजना, ये कॉप जो 26 हुआ था ग्लासगो में, उसमें ये मोदी जी ने घोषणा किया था, कॉप 26 में, ठीक ना, जो 1 नवंबर 2021 में घोषणा किया था लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये लाइफ की बात हो रही है। ध्यान रखना कि लाइफ की घोषणा किया गया था कब, कॉप 26 में प्रधानमंत्री ने वहां पे प्रस्तावित किया था, बल्कि घोषणा नहीं किया था, प्रस्तावित किया था ग्लासगो में 26 कॉप में। लेकिन ये लाइफ की ही अंडर में एक ट्रेवल फॉर लाइफ हुआ, ट्रेवल फॉर लाइफ लाया गया। क्यों, ट्रेवल फॉर मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को क्या करने, बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया ट्रेवल फॉर लाइफ। तो देख लेते हैं लाइफ, मिशन लाइफ, ये भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है जो बताया। और लाइफ का मतलब होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। नरेंद्र मोदी जी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो के कॉप 26 में प्रस्तावित किया था। और इसकी उद्घाटन मतलब शुभारंभ की बात करें तो 20 अक्टूबर 2022 को एकता नगर स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास से मिशन लाइफ की औपचारिक शुभारंभ किया था, ठीक है ना। ऐसा क्या था इसमें लाइफ में, ऐसा था कि 2028 तक जो भी गांव हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, गांव हैं, ठीक है ना, उनमें 80% तक क्या करना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बना देना। उनको 80% गांव और स्थानीय शहरी निकायों को क्या बना देना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना देना। यही लक्ष्य है मिशन लाइफ का, ठीक है ना।
भारत ऐसा पहला देश है जो लाइफ को अपने एनडीसीएस में नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में शामिल करने वाला पहला देश है। और ये एनडीसीएस कब आया था भाई? COP21 में सब जारी करते हैं COP21 से, पेरिस समझौता से, ठीक है ना। स्मरणीय तथ्य के बारे में देखें तो स्मरणीय तथ्य में कि भारत मंडप के नई दिल्ली से ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और इसमें भागीदार कौन होगा? ध्यान रखना, पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, लेकिन भागीदार कौन होगा इसमें? कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, UNWTO, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये भागीदारी से प्रारंभ किया गया। तो पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया और 3 की भागीदारी से प्रारंभ किया गया ट्रेवल फॉर लाइफ, ठीक है। इसमें क्या मेन है क्या कि देश में अस्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना। तो हमने बताया ट्रेवल फॉर लाइफ क्या है? देश में अस्थायी परिवर्तन को बढ़ावा देना। और लाइफ के अंतर्गत, ट्रेवल फॉर लाइफ के अंतर्गत 8 केंद्रीय थीम है। और 8 केंद्रीय थीम है तो वो सब जानते हो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। तो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होने का मतलब एनर्जी को सेव करो, सेव वाटर करो। तो ये 8 हैं, आप गेस करके कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि रिड्यूस वेस्ट, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना है तो रिड्यूस वेस्ट, आप अपशिष्ट को तो कम ही करोगे, ठीक। तो लाइफ, यहाँ पे ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया। एक तो स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ ही स्टार्ट किया गया, स्वच्छता के लिए, और दूसरा ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ स्टार्ट किया गया। ये दोनों आर्ट याद रखना, अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया। अच्छा, सबश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में बेस्ट प्राइज दिया गया। तो वो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया गया बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन। उसमें 35 गांवों को पुरस्कृत किया गया। 35 गांव को, इससे इंपॉर्टेंट ये 5 गांव को गोल्ड मेडल दिया गया, 10 गांव को सिल्वर और 20 गांव को ब्रॉन्ज दिया गया। उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे पुरस्कार किसको गया? दावर को गया। बांदीपुरा जम्मू कश्मीर का है। ये बेस्ट पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया, लेकिन कौन किया ये ध्यान रखना, हमारे पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया। दूसरा है सरमौली। वैसे ही सिल्वर में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कुरैना ग्राम है। कहाँ पे बनता है? बनारस में पड़ता है। बनारस जिला में कुरैना गांव, उसको सिल्वर पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के बारे में अगर देखा जाए, देखो भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के बारे में अगर डिटेल में बात करें तो भारत चाहता था कि हम क्या, मतलब एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि भारत को जैविक उत्पादों में विश्व में अग्रणी बनने हेतु एक स्थापना किया राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड का, NCOL का, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड का स्थापना किया। किसने? भारत ने किया। क्यों? तो जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। और ये राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में स्थापित किया गया। बेसिकली इसका अगर NOCL का मुख्यालय देखा जाए तो आनंद गुजरात में है, ये भी बात ध्यान रखना। स्मरणीय तथ्य में देखा जाए तो ये नई दिल्ली में जो NCOL है ना, जो राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड है, उसने सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने के विषय पे एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इस संगोष्ठी में हमारे सहकारिता और होम मिनिस्टर अमित शाह ने भारत ऑर्गेनिक ब्रांड को लॉन्च किया और उसमें 6 उत्पादों को जारी किया। भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के तहत 6 उत्पादों को जारी किया। तो बस इतनी सी बात है कि भारत ऑर्गेनिक ब्रांड में क्या होगा? ऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक ब्रांड है जो NCOL के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। बल्कि उद्घाटन कौन किया है? ये हमारे होम मिनिस्टर और सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह, उनके द्वारा। तो NCOL द्वारा ये आयोजित किया गया था। अच्छा, एकात्मक मूर्ति के बारे में बात करें तो एकात्मक मूर्ति में आदि शंकराचार्य के नाम पे बनाया जाएगा। अच्छा, आदि शंकराचार्य के बाद में देखें तो इनके बारे में, तो ये अद्वैतवाद के समर्थक हैं, अद्वैतवाद के। इनका जन्म केरल में हुआ था, कालडी ग्राम में हुआ था, ठीक है ना।
इन्होंने 4 मठ स्थापित किया था, श्रृंगेरी मठ, पुरी मठ, द्वारका मठ और बद्रीनाथ मठ, 4 मठ स्थापित किया था। अगर स्मरण की बात करें कि ये एकात्मक स्टेचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ पे किया गया, तो ये ओंकारेश्वर में किया गया, ओंकारेश्वर एमपी में, ठीक है ना। तो यहीं पे याद रखना है, ये कौन से खंडवा जिले में पड़ता है, ठीक है ना। पुंसा तहसील में ओंकारेश्वर मंदाता पर्वत पे बनाया गया 108 फीट की मूर्ति बनाई गई है। अच्छा, इस मूर्ति का स्केच किसने तैयार किया था, तो वासुदेव कामत ने किया था, वासुदेव कामत ने स्केच तैयार किया था। और बनाने वाले मूर्तिकार कौन थे, भगवान रामपुरे थे, भगवान रामपुरे। और भी मूर्तियां हैं जिसमें से स्टैचू ऑफ यूनिटी आप जानते ही हो, ठीक है, तिरुवल्लुवर प्रतिमा तमिलनाडु में, ये भी जानते हो। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मेरीलैंड अमेरिका में बनाया गया, क्या, बी.आर. अम्बेडकर की 19 फीट की ऊंची है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया इस प्रतिमा का जहां मेरीलैंड में बनाया गया। भारत के बाहर अगर देखा जाए तो बी.आर. अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति है, लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे बड़ी मूर्ति हैदराबाद में स्थापित किया गया है 125 फीट के, कितनी, 125 फीट की मूर्ति है। कहाँ पे स्थापित की गई है, हैदराबाद में। और इस मूर्ति का को बनाया कौन है था, हैदराबाद वाले को, राम बी सुतार। वही राम बी सुतार हैं जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया था, मूर्तिकार थे। और स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर, कई बार पूछा गया, 182 मीटर लंबा है, ठीक है ना। और इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई गई थी, ठीक। तो ये बात हुई। नेक्स्ट अगर देखें तो हल्दी बोर्ड का गठन किया गया, हल्दी बोर्ड का गठन किया गया, इसलिए किया गया भाई, हल्दी के मामले में भारत सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, इनमें सबसे ज्यादा ट्रेड भी करता है, उत्पादन भी करता है, उपभोक्ता भी है, ठीक है ना। तो हल्दी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो हल्दी में एक बायो एक्टिव एलिमेंट कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं कर्कुमिनॉइड, कर्कुमिनॉइड पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, एंटी कैंसर, मतलब कैंसर से भी लड़ सकता है, ठीक है ना। और साथ में भारत हल्दी उत्पादन में देखा जाए, वैश्विक हल्दी उत्पादन में 75% से भी अधिक है वैश्विक उत्पादन में। अगर देखा जाए तो सर्वाधिक हल्दी उत्पादन कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है। और वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी भारत की किसमें, हल्दी में 62% है, थोड़ा बहुत नहीं, 62% है, ठीक है ना। तो इसका मेन हल्दी बोर्ड का जो गठन किया गया, तो देखा जाए 2030 तक भारत द्वारा हल्दी निर्यात से $1 बिलियन की कमाने तक पहुंचाने का अनुमान है कि एक हल्दी निर्यात 1 बिलियन तक करा जाएगा 2030 तक। उसके बाद आते हैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम। देखो, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में अगर बात करें तो ये अधिनियम क्या करता है, ये लोकसभा जितने राज्य हैं उसके विधानसभा और दिल्ली, ध्यान रखना पौंडुचेरी भी नहीं है और न जम्मू कश्मीर है, इन तीनों जगह पे महिलाओं को 1/3 मतलब 33% सीट आरक्षण करने का प्रावधान करता है ये। तो पहली बार ये लाया गया था, जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात, तो सबसे पहले एस.डी. देवगौड़ा द्वारा लाया गया था 11वीं लोकसभा में 1996 में। और सबसे आखिरी बार 2010 में लाया गया, 2010 में लाया गया था। और उसमें राज्यसभा से पारित भी हो गया था, लेकिन लोकसभा से पारित नहीं हुआ था और ये विधेयक रद्द हो गया था। तो अभी हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक लाया गया, वो अगर बिल के रूप में अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रूप में देखा जाए तो 128वां है, ठीक है। अमेंडमेंट बिल के रूप में देखा जाए तो 128वां है, जबकि एक्ट के रूप में देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रूप में देखा जाए तो 106वां है। अच्छा, दूसरी बात है कि ये विधेयक के 2-3 खास बात है। एक तो ये जो नई हमारी विधानसभा बनी है, सॉरी संसद बनी है नई, उस नई संसद से पारित होने वाला ये पहला विधेयक था। दूसरी बात, इस विधेयक को पारित करने के लिए स्पेशल बैठक बुलाया गया था, स्पेशल विशेष बैठक हुआ था, विशेष बैठक, आम बैठक या बजट बैठक में नहीं हुआ था, विशेष बैठक। तो संसद के एक विशेष सत्र के द्वारा ये पारित किया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से इसको दिया गया, जो महिलाओं को आरक्षण के दिया। और संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, 106वां है, ये बारे में बता दिया, ठीक है ना। अब
इसमें हमने क्या बोला कि नए संसद भवन से पारित होने वाला पहला विधेयक है, ये भी बात बता दिया। अच्छा, एक चीज और बता दें कि इसमें आर्टिकल जोड़े गए, तो पहला आर्टिकल है 239 239 ए। ये दिल्ली के विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करता है। 330 ए क्या है, तो जैसे बताया था ना कि आपको बता दिया कि अगर एससी हैं चाहे एसटी हैं, इनके आरक्षण की भी बात कही गई है। तो ऐसा तो नहीं है, आरक्षण दिया जाएगा तो एससी और एसटी में मान लो कि 100 सीट हैं, तो उस 100 सीट एससी और एसटी की आरक्षण होगा, तो उसमें भी उस 100 सीट में भी 33% महिलाएं होंगी शामिल। तो उसके लिए अमेंडमेंट एक और आर्टिकल लिया गया। तो जानते हो 300 आर्टिकल 330 क्या था, तो ये हमारे सेंटर में क्या देता है, लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण की बात करता है, तो ये लाया गया लोकसभा के लिए, ठीक ना। ये राज्य विधानमंडल है, मतलब विधानसभा, उसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात करता है महिलाएं। और 344 ए क्या, ये अलग से जोड़ा गया, 344 बोल रहे हैं, 334 ए। 334 ए में क्या है, बेसिकली 334 में ये बोला गया है कि जो भी 334 में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण के लागू होने से संबंधित शर्तों को स्पष्ट किया गया। तो इसमें महिलाओं की सीट आरक्षण कब लागू होगा इस बारे में स्पष्ट किया गया। तो ध्यान रखना 330 किससे है, ए हमारे लोकसभा से में एससी एसटी के लिए, 332 किस में है, ए हमारे विधानसभा के लिए, और 334 किसको लिए बताया, 334 बताया हमने कि कब आरक्षण कैसे लागू होगा उसको स्पष्ट करता है। तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि साहब ये महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण ये परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होंगे। जो इस 1906वां संशोधन अधिनियम जो पारित कर दिया है, इसके बाद जो पहले जनगणना होगी उस जनगणना के आधार पे इसको क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। पहली बात, अब पता नहीं जनगणना कब जारी होगा उसकी बात है। दूसरी बात है ये प्रभावशील कब तक रहेगा, 15 वर्षों तक रहेगा आरक्षण, ठीक ना। तो ये चीज है, तो ध्यान रखना 239 ए में क्या दिल्ली को लिए आरक्षण दिया गया है, 330 बाकी सब जगह में जनरल में होगा, लेकिन ये लोकसभा के एससी एसटी के लिए, विधानसभा के एससी एसटी के लिए, और 334 में कि कैसे स्पष्ट किया गया है कि कैसे प्रावधान लागू होंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चले तो आयुष्मान भवा अभियान। आयुष्मान भवा अभियान के बारे में देखा जाए तो आयुष्मान भवा अभियान है क्या, बेसिकली क्या है ना कि एक तो गुणगान करना जरूरी होता है ना कि आयुष्मान भारत जब कार्यक्रम चलाया गया तो आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता के बारे में बताना तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए ये हमारे राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा गांधीनगर गुजरात में वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भवा स्टार्ट किया गया, जो आयुष्मान भारत के कार्यक्रम की सफलता पे आधारित है। जैसे इसमें क्या होगा, आयुष्मान भव में एक चीज ध्यान रखना, आयुष्मान भवा अभियान में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आभा आईडी का निर्माण, गैर संचारी रोग, तपेदिक मतलब टीबी, सिकल सेल रोग की जांच, प्रबंधन से संबंधित सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया। तो कुछ और नहीं है, आयुष्मान भवा अभियान सिर्फ अवेयरनेस करने के लिए बढ़ाया गया है और बताने के लिए। इसके 3 कंपोनेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि आयुष्मान भवा के 3 कंपोनेंट हैं, 3 घटक हैं। वो क्या है, तो आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान आपके द्वार जाके 3.0 स्टार्ट करके आपको खटखटा के बताएगा कि भाई ये योजना चल रहा है, मस्त, ठीक है। दूसरा आयुष्मान मेला लगाया जाएगा, उसमें जाओ और उसमें भागीदार हो, और आयुष्मान सभा आयोजित किया जाएगा। तो कुल मिला जुला के ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। अच्छा, एक आरोग्य मंथन के बारे में देखा जाए तो आरोग्य मंथन है क्या, ये 2 चीजें हैं। एक तो आयुष्मान भारत जो चला था 23 सितंबर 2023 को, इसको 5 साल हो गए, ठीक है। 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था, अब 5 साल हो गए उसके। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को भी 2 साल हो गए, क्यों, 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इन दोनों की सफलता के उत्सव मनाने के लिए ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आरोग्य मंथन का आयोजन किया गया। तो सफलता के लिए भाई, क्या सफलता के लिए, ठीक है ना। तो इतनी बात ध्यान रखना।
एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें आरोग्य मंथन में सर्वाधिक संख्या में उपचार करने वाले, हाईएस्ट नंबर ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत में और एबीडीएम के माध्यम से देखा जाए तो सबसे ज्यादा केरल किया, ठीक है ना, उसको विजेता घोषित किया गया। छोटे राज्य में मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी। जबकि सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़े राज्य कौन बना? असम बना। छोटे राज्य में देखा जाए तो नागालैंड बना, और यूटी में देखा जाए तो कौन बना? जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया गया। मिथुन को याक जो बोलते हैं उसको खाद्य पशु का दर्जा दे दिया गया। तो सबसे ज्यादा याक कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या में। और फसाई द्वारा इसको क्या, मिथुन को आधिकारिक रूप से खाद्य पशु, फूड एनिमल के रूप में घोषित कर दिया, फसाई के द्वारा दिया गया, ध्यान रखना। और फसाई रिसर्च मतलब फसाई कर रहे हैं, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? नई दिल्ली में। उन्होंने 1 सितंबर को मिथुन डे के रूप में मनाने की बात कही थी। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मिथुन के मांस होंगे, जैसे सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? पॉर्क बोलते हैं, वैसे ही मिथुन के मांस को क्या बोलेंगे? विसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विसी। ये भी बात ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट देखा जाए तो सांची भारत का पहला सौर शहर बन गया। तो सांची है कहाँ पे? रायसेन जिले में है। अच्छा, रायसेन जिले में है। सांची को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 1989 में, ध्यान रखना, 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। कौन? सांची। ठीक। स्मरणीय तथ्य में देखा जाए तो भारत का ये प्रथम सौर शहर है। ये मध्य प्रदेश के भामा जो कहे जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लोकार्पण किया। बेसिकली ये नेट जीरो कार्बन पे बना हुआ शहर है, नेट जीरो कार्बन पे, ठीक है ना। और इसमें एमपी की जो रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट और आईआईटी कानपुर के मध्य समझौता भी हस्ताक्षरित हुआ नेट जीरो कार्बन बनाने के चक्कर में, बनाने में। मढेरा क्यों न्यूज में? मढेरा या मढेरा बोलते हैं। देखो ये गुजरात में है, यहाँ पे सूर्य मंदिर मढेरा में, और कोणार्क भी सूर्य मंदिर है। तो ये मढेरा, एक तो ये जान लो। दूसरी बात है कि ये पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है मोढेरा। ये भारत का पहला 24 घंटा सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। मोढेरा का सौरीकरण अगर देखा जाए तो सूर्य सन विलेज परियोजना के तहत किया गया है, ठीक है ना। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। एनसीईआरटी को क्या? तो एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय को दर्जा दे दिया गया है। डीम्ड विश्वविद्यालय को एनसीईआरटी को दर्जा दे दिया है। किसके द्वारा? तो ये हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। तो बस इतनी सी बात जानना था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, पहली बात तो एनसीएपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? ये भी पूछा जा चुका है। 2019 में लॉन्च किया गया था। कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। ये लॉन्च किया गया था 5 वर्षों तक। हम क्या करेंगे? PM10 और PM 2.5 को, मतलब 2024 तक हम 20 से 30% क्या कर देंगे? कटौती कर देंगे PM10 और 2.5 में। और कितने? 131 शहर को शामिल किया था वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए लक्षित किया गया था एनसीएपी। तो ध्यान रखना, एनसीएपी 2019 में आया था। इसमें अगर देखा जाए तो अभी इसने रिपोर्ट जारी किया तो उसमें सबसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे नंबर 1 पे स्वच्छ वायु किसका रहा? इंदौर का रहा, दूसरे पे आगरा का रहा, तीसरे में ठाणे का। लेकिन ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में शहर की बात हो रही है, तो इंदौर, आगरा और ठाणे, उसमें आगरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर 3 से 10 लाख की श्रेणी में देखा जाए तो अमरावती और दूसरा मुरादाबाद में आ जाता है। तो अमरावती महाराष्ट्र में और मुरादाबाद। तीसरे में 3 लाख से कम में देखा जाए तो परवाणु है हिमाचल प्रदेश का। ओवरऑल उत्तर प्रदेश की रैंक में देखा जाए तो 2 नंबर में समग्र रैंकिंग में 2 नंबर पे आगरा आता है, ठीक है ना, श्रेणी 1 में जो 10 लाख से है। दूसरे नंबर पे बनारस आता है, 11 नंबर पे आता है, उसका रैंक है। ऐसे ही 3 से 10 लाख पे मुरादाबाद आता है जो दूसरे नंबर पे है। और 3 लाख से कम श्रेणी में अगर उत्तर प्रदेश का कोई टॉप है तो रायबरेली है, ठीक है। भारत मंडप अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, देखो ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर
ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एक बनाया गया, लोकार्पण किया गया, ये मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया और उसी का नाम दिया गया भारत मंडप। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र बनाया गया और उसी का नाम क्या दिया गया, भारत मंडपम दिया गया और इसी में G20 हुआ था। अच्छा, ये जो भारत मंडपम नाम दिया गया वो भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडप से प्रेरित है। ये भी ध्यान रखना, कहाँ पे है ये भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडप, तो ये कर्नाटक में पड़ता है। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंची नटराज मूर्ति इसी में बनाया गया है, कहाँ पे, भारत मंडप में बनाया गया सबसे ऊंची। ये 28 फीट की है, अष्ट धातु का बना हुआ है और इसको बनाया कौन है, राधा कृष्णन ने बनाया है। इस माध्यम से बनाया तो लास्ट वैक्सिंग कास्टिंग विधि से बनाया गया, लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि से, लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि से बनाया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, देखो 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाया जाता है, उसी दिन प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली से विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। ये 77वें जो स्वतंत्रता दिवस था उसी में इन्होंने संबोधन किया कि ये योजना की शुरुआत करेंगे। बेसिकली ये विश्वकर्मा योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ध्यान रखना, सेंट्रल सेक्टर की योजना है। कौन, विश्वकर्मा योजना। इसमें नोडल मिनिस्ट्री कौन होगा, नोडल मिनिस्ट्री MSME को नोडल मिनिस्ट्री के रूप में नियुक्त किया गया है, किसके लिए, विश्वकर्मा योजना के लिए। इसका टैगलाइन क्या है, सम्मान सामर्थ्य समृद्धि, सम्मान सामर्थ्य समृद्धि, ये इसका टैगलाइन है। 5 वर्षों तक ये विश्वकर्मा योजना किया जाएगा और 18 जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, व्यवसाय है, उसमें उसको लागू किया जाएगा, उसमें विश्वकर्मा योजना को लागू किया जाएगा। अच्छा, इसमें शिल्पकारों को और कारीगरों को PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड भी प्रदान किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज जान लो कि इसमें कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा, 5% की रियायती ब्याज दर पे दिया जाएगा, कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। पहले तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा और देखा जाएगा कि आप किस्त बढ़िया भर रहे हो तो उसके बाद दूसरा किस्त आपको 2 लाख रुपए का दिया जाएगा, ऋण सहायता, ठीक है ना। और ये त्रिस्तरीय कार्यान्वयन फ्रेमवर्क पे काम करेगा, पहले तो राष्ट्रीय स्तर पे, दूसरे राज्य स्तर पे और तीसरा जिला स्तर पे काम करेगा। तो ये विश्वकर्मा योजना के बारे में डिटेल में बात करें। अच्छा, प्रथम ABDM माइक्रोसाइट, क्या है ABDM, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। तो प्रथम ABDM माइक्रोसाइट बन गया। भाई क्या हुआ था, ये लॉन्च कब हुआ था, जब ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ था 2021 में, और 2021 में जब लॉन्च हुआ था तो ये 100 माइक्रोसाइट बनाने के लिए बोला गया था कि 100 माइक्रोसाइट बनाएंगे, किसमें, ABDM के तहत। तो वो 100 माइक्रोसाइट परियोजना के तहत पहला आइजोल मिजोरम में पहला ABDM माइक्रोसाइट लॉन्च हो गया। तो ये भारत का पहला ABDM माइक्रोसाइट कहाँ पे शुरुआत हुआ है, तो बस इतना सा याद रखना है, आइजोल मिजोरम में, ठीक है ना। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता के बारे में बात करें, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता, ये चौथा प्रतियोगिता अवार्ड दिया गया, चौथा। पहले तो 2018 से, उसके बाद दूसरा 19, 20 और तीसरा अभी 2022 में लॉन्च किया गया, बीच में लॉन्च नहीं किया था, चौथा है ये, चौथा संस्करण ICAC का, ठीक है ना। तो इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी किसको घोषित किया गया है, इंदौर को, भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी, ठीक है ना। और सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसको घोषित किया गया, मध्य प्रदेश को घोषित किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सबसे किसको, तो मध्य प्रदेश को। तो देख लो, विजेता शहर ICAC में देखो इंदौर है, सूरत है, आगरा है, तीसरे नंबर पे आगरा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राज्य पुरस्कार में देखें तो सबसे बढ़िया कौन, मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे राजस्थान के साथ बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे है, ध्यान रखना। और चंडीगढ़ को सबसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना, देखो केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा ये हुआ कि कुछ रेलवे स्टेशन को चुन लिया जाएगा और उनका खूब आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन करके, खूब चकाचक करके उनको अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बढ़िया बनाया जाएगा। मतलब अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो स्टेशन है उनको मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, खूब बढ़िया बनाया जाएगा। उसमें टोटल 1309 रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया गया था अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, ठीक है ना। कितना, 1309
9 रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया गया था। और उसमें सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के कितने? 156 रेलवे स्टेशन, जबकि महाराष्ट्र का 126 रेलवे स्टेशन और पश्चिम बंगाल का 98 था। देखो तो अभी क्या हुआ ना कि अमृत भारत स्टेशन योजना का पहला चरण देखा जाए तो 500 रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास का आधारशिला रख दिया गया। तो जो 1309 थे ना, 1309 में से 508 रेलवे स्टेशनों का अब मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा और इसका आधारशिला रख दिया गया 6 अगस्त को। जो 508 रेलवे स्टेशन कितने राज्य के होंगे? तो वो 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के होंगे। उसमें भी सबसे ज्यादा किसके हैं? उत्तर प्रदेश के, और राजस्थान में टाई हो गया। ये दोनों में सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। बस इतनी सी बात रखनी है याद। अच्छा, नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की एक प्रगति समीक्षा देखा जाए तो यूएनडीपी द्वारा हर एसडीआर रिपोर्ट जारी किया जाता है। एसडीआर कब से जारी किया जाता है? 1997 से एसडीआर रिपोर्ट जारी किया जाता है। और उस एसडीआर रिपोर्ट में एमपीआई पहली बार कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना, एसडीआर रिपोर्ट जारी करते हैं 1997 से, और पहली बार 2010 में एमपीआई को शामिल किया गया था। एमपीआई में जो यूएनडीपी अपना रैंक निकालती है 10 इंडेक्स पे निकालती है। कितने? 10 इंडेक्स पे। जबकि भारत में अगर एमपीआई का इम्प्लीमेंटेशन या नोडल एजेंसी देखा जाए तो कौन है? नीति आयोग है। और ये एमपीआई निकालती है 12 संकेतों पे, जबकि यूएनडीपी कितने पे निकालती है? 10 संकेतों पे। ठीक है ना? तो ये रिपोर्ट जारी किया गया। दूसरा रिपोर्ट ये जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा एमपीआई का। ध्यान रखना, दूसरा रिपोर्ट। पहला रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 2021 में। इसको ध्यान रखना इस बात को। तो इसमें जो राष्ट्रीय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें को क्या आधार बनाया गया है। तो कंपैरिजन भी किया गया है इसमें। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th और 5th के बीच में कंपैरिजन करके देखा गया है आंकड़ा। तो 15-16 में और 19-20 में हेल्थ फैमिली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जारी किया गया था, और 15 से 16 के बीच में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जारी किया गया के लिए। तो इसमें पता चला कि बहुआयामी गरीब से मुक्त कितने लोग हुए हैं? 13.5 करोड़ लोग। ये दो NFHS4 और NFHS5 के बीच में इतने लोग बहुआयामी एमपीआई गरीबी से मुक्त हुए। सबसे ज्यादा बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए लोगों की संख्या अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ, उसके बाद बिहार में, देन मध्य प्रदेश में। ठीक है ना? और भारत में बहुआयामी रूप से गरीबी लोगों की संख्या 2015-16 में कितने गरीब थे? 24.85% थे, जो 19-21 में घट के कितने हो गए? ये 14.96, लगभग 10% क्या हुआ? एमपीआई घट गया। ठीक ना? एमपीआई घट गया। इतना 9.89%। ठीक ना? देखो, अगर ओवरऑल राज्य के बारे में देखा जाए तो सबसे ज्यादा एमपीआई गरीब, बहुआयामी गरीब जनसंख्या कहाँ रहती है परसेंटेज में? तो बिहार में रहती है, उसके बाद झारखंड में रहती है। उत्तर प्रदेश भी कम नहीं है, यहाँ पे